हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आप सभी लोग बहुत ही मग्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हमने किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक अभी तक अपलोड कर दी है और उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी का समय क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को नहीं वॉच करते हैं। उसको लगता है कि एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ तो हम क्यों पढ़ाई करें। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर देख रहे हैं, उसको एग्ज़ाम में निश्चित यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आपने सुना होगा बिहार एसएससी का नाम। अभी तक उसका फॉर्म जो भराया गया था उसके 1.5 साल होने वाले हैं और अभी तक एग्ज़ाम उसका अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेने के लिए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, हम कमज़ोर हैं, तो अभी आपका वक्त है कि अपने आप को और मजबूत कर दीजिए। ठीक है, देखिए, आपको हम बता दें एक चीज़, जो कोई भी स्टूडेंट टैलेंट होते हैं ना, आप यदि टैलेंट नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के बदौलत आप उस टैलेंट को पीछे कर सकते हैं। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस टैलेंट को आप पीछे आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, और जो भी आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे उसको सीखने की कोशिश कीजिए। वीडियो में आपको हम इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो ये 17वां प्रैक्टिस सेट है और 20 जो सेट ख़त्म होने के बाद आपको खुद से लगेगा कि हमने बहुत कुछ यहाँ से सीख ली है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और ये आपके बायोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर के एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, जो सेल होती है दोस्तों, कोशिका के बारे में जो आपके एग्जाम है ना, किसी भी एग्जाम में यदि बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं और वहाँ पर आपको कोशिका का प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो सेल चैप्टर होता है मतलब कि बायोलॉजी में, आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका का एक ऐसा समूह जिसकी संरचना समान होती है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, समान होती है और जो साथ मिलकर के एक विशिष्ट कार्य करता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 जो यहाँ पे टिश्यू, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो टिश्यू जो है ना, उसकी क्या होती है, समान संरचना होती है और विशिष्ट कार्य करते हैं। देखिए, टिश्यू जो शब्द है ना, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके फ्रेंच का शब्द है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, जो टिश्यू है ये शब्द कोशिका शब्द है, कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके टिश्यू शब्द है आपके फ्रेंच से लिए गए और उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि बुनाई करना। क्या होता है, बुनाई करना। किसी को हम बुनाई करते हैं, स्वेटर जो बिनते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं, बुनाई करना बोलते हैं, टिश्यू का अर्थ होता है। ठीक है, और जो टिश्यू दोस्तों होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला होता है कौन सा, संयोजी ऊतक। ठीक है, उसके बाद होता है उपकला ऊतक, उसके बाद होता है मांसपेशी ऊतक और कौन सा होता है, तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे टिश्यू ऊतक जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा जो अंग, ये मतलब कि जो त्वचा होता है ना, सबसे बड़ा जो है शरीर का क्या होता है, अंग होता है। ठीक है, स्किन जो होती है हमारे शरीर की, वो क्या होती है, सबसे बड़ा अंग होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो है ना, मतलब कि शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चालू खाता है, बचत खाता है, विशेष जमा योजनाएं हैं और डीमैट खाता है। दोस्तों, अभी आपने अपने टीवी पर या अपने फ़ोन पर बहुत सारे जो मतलब कि जो ट्रेड कंपनियां होती है, वो आपको डीमैट अकाउंट बनाने का ऑफ़र करती है। यदि आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको 500 रुपये 600 रुपये आपको अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो चार्ज के रूप में। तो डीमैट अकाउंट जो होती है दोस्तों, क्या होती है, एक प्रकार की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। तो डीमैट खाता जो होती है, अकाउंट होती है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अप स्टॉक जो है ना, अप स्टॉक आपको क्या करती थी, यदि आप किसी अकाउंट बनाते थे डीमैट अकाउंट, तो आपके अकाउंट में 500 रुपये आपको ट्रांसफ़र की जाती थी अप स्टॉक कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो अब होता है कि नहीं पता नहीं, पहले होता था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको एग्जाम्पल की तरह थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप करना चाहते हैं इस टाइप के कामों को, तो आप अपने रिस्क पर कीजिएगा, इसमें हमारी कोई मतलब कि
जिम्मेदारी नहीं होगी। हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियाँ जो इस टाइप से करती हैं, बाकी आप कुछ भी करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप अपने साथ करेंगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है? दोस्तों आपको हम कई बार बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में कुल जो भाग हैं वो कितने हैं, भाग आपके 22 भाग हैं, ठीक है। और 22 भाग में से यहाँ पे किस भाग की चर्चा हो रही है, तो भाग नंबर 3 की चर्चा हो रही है। आपको हम बताए हैं कि भाग 3 जो है इसका जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर के 35 तक है, और इसमें क्या है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट की। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट जो है यानी कि मौलिक अधिकार है, इसकी चर्चा आपके भाग 3 में है, ठीक है। और जो भाग 3 है उसमें है, और उसके बाद दोस्तों इसकी जो मतलब कि आर्टिकल है वो 12 से लेकर के 35 तक में, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि ये 12 से 35 के बीच में कोई अनुच्छेद है क्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमिनेशन टेक्निक जो हमारा है कि क्वेश्चन को आप मतलब ऑप्शन को छांट सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन को आप छांट नहीं सकते क्योंकि सभी के सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब आपको खुद से पढ़ना होगा, देखना होगा। यहाँ पे अधिकारों के परिवर्तन की बात कर रही है, तो अनुच्छेद नंबर 32 जो होती है वो क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है कि एनी बेसेंट ने, ज्योतिबा राव फुले ने, राजा राम मोहन राय ने और हेनरी विवियन डिसोजा ने। आपको हम कल भी बताए थे कि जो भी समाज सुधारक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपके लूसेंट में भी दिया हुआ ये चैप्टर है समाज सुधारक वाला, तो वहाँ से आप कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। तो आप बैक टू बैक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपके प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो हम जो भी बातें आपको यहाँ पर बता रहे हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो करते जाएंगे तो निश्चित आपको सफलता यहाँ से मिलने वाली है। तो ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र जो है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी की गई थी हेनरी विवियन डिसोजा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडियन की। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्व यानी कि NDTL के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? देखिए ये होता है रेपो रेट। क्या होता है, यहाँ पे रेपो रेट दे रखा है, और यहाँ पे आरक्षित नकदी निधि होता है यानी कि ये CRR होता है, ठीक है। और सॉरी हाँ, उसके बाद ये का आंसर SLR होता है, ठीक है। रिजर्व रेशियो हुआ ना, ठीक है। करेंट, तो यह बैंक दर हो गया, ठीक है, यानी कि बैंक रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्व के अनुपात को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसे वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR के नाम से जानते हैं। इसे आप याद रखेंगे। लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो दोस्तों जो लॉन टेनिस है ना, इसकी जो वजन मतलब कि वो गेंद होती है, इसका जो वजन होती है वो कितनी होती है, 56 से लेकर के 59.4 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जो लॉन टेनिस है, इस गेंद का जो वजन होती है वो कितनी होती है, 56 से लेकर के 59 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे लॉन टेनिस का, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों भारत सरकार द्वारा बहुत सारे तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की है। तो भारत सरकार इससे कई स्कीम लाते हैं जो टीबी से संबंधित होते हैं। तो जो टीबी दोस्तों यहाँ पे है ट्यूबरकुलोसिस, इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में ईस्वी तक एक टारगेट रखा था कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ये उनका क्या था, एक नारा था, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक। और देखते हैं 2025 तक में ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है? आपके पास 4 ऑप्शन है कि रेडॉन गैस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से घटित रेडियोधर्मी गैस है। रेडॉन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। रेडॉन गैस अक्रिय होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो रेडॉन गैस होती है क्या होती है, एक निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस है। यहाँ पे ये सही दे रखा है। रेडॉन के कारण जो होती है फेफड़ों का कैंसर होता है, ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है। और रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से घटित रेडियोधर्मी गैस है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों रेडियो जो मतलब कि रेडॉन होती है गैस, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हरा रंग का होता है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। इसलिए हमको गलत चूज करना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस संस्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली में, ये दोस्तों इसमें जो हुआ था ना, इसमें आपके जो वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने किसान आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसी किसान आंदोलन के समय में जो बारदोली की महिलाएं थी ना, तो बारदोली की महिलाएं ने जो थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आपने अभी देखा होगा इसमें नाम जो है सरदार नहीं लगा हुआ है, अब इसमें क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल लग जाएगा। ये उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने इसकी उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो नदियां हैं आपके किसकी हो जाएंगी? तो ये बनास नदी जो होती है चंबल नदी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें? ग्रुप डी एग्जाम में ये सवाल पूछे गए थे। 2020 की 22 में जो ग्रुप डी हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 22 में भी हुआ था। तो जो बनास नदी है, पार्वती है और काली सिंध नदी है, इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? चंबल नदी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो देखिए जो मुगल इमारत है आगरा के किले में कौन सा स्थित नहीं है? शीश महल कह रहा है, खास महल कह रहा है, जल महल कह रहा है और मोची मस्जिद कह रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो महल जो आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो आप याद रखेंगे जो जल महल है ये आपके आगरा किले में नहीं है। बाकी दोस्तों आपके शीश महल आगरा किले में है, मोती मस्जिद है और खास महल ये भी है। दोस्तों अब हम बात करें ये जल महल की, तो ये जल महल कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो जल महल दोस्तों ये कहाँ पे? आपको जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिल जाती है। घन मीटर क्यूब किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई होती है? तो मीटर क्यूब किसका होता है दोस्तों? आयतन का होता है। यदि लंबाई पूछता है किसका होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आयतन पूछा क्या होगा? मीटर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? अस्थमा है, इन्फ्लुएंजा है, सोराइसिस है और निमोनिया है। तो किससे जो है श्वसन प्रभावित नहीं होती है? कौन सी बीमारी से आपको बताना है। तो आप तो ध्यान रखिएगा जो अस्थमा बीमारी है ये भी ऐसे आपको श्वसन संबंधी बीमारी है, यानी कि सांसों संबंधी बीमारी है। इन्फ्लुएंजा भी आपके, निमोनिया भी होती है, ये बच्चों में होती है। जबकि सिरोसिस जो होती है दोस्तों ये क्या होती है? आपके यकृत यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा था? श्वसन संबंधित कह रहा था, इसलिए लीवर से संबंधित बीमारी हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को हम लोग जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोकल लंबाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकल लंबाई के नाम से जानते हैं। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ मृदा को दर्शाता है? देखिए पुराने जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी, ठीक है, पुरानी कौन होती है? जहाँ देखिए एक होती है नई। नई और पुरानी में क्या अंतर है? देखिए जहाँ पे बाढ़ सब आता है ना, पानी आता है, बाढ़ आता है, तो उसमें क्या होती है? इसमें नई जलोढ़ मृदा होती है और इसकी उपज ज़्यादा होती है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो क्या होती है? उसमें बाढ़ नहीं आता है, यानी कि जो वर्षा के पानी होती है बस उसी से जो मिट्टी निर्माण होती है वही होती है पुरानी मिट्टी। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। और जो नई होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पुराने जलोढ़ मृदा क्या करते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग तो बांगर कहते हैं। वही पूछता है कि नई को क्या बोलते हैं हम लोग? तो खादर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो पुरानी पूछ रहा है, इसलिए बांगर यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहता है हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है ना, ये आपके कौन से हो जाएंगे आपको बताना है। तो राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, मानता है और लोथल है। तो सबसे उत्तरी स्थल जो हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा होगा? मांदा होगा। कौन सा? मांदा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित स्मारक है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आगा खां की हवेली जो है ये क्या हो जाएगी? ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति और कार्य है इसके जो आवंटन करती है वो कौन सा अनुच्छेद करती है? अनुसूची करती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है ये
करती है। और सातवीं अनुसूची में आपको हम बताए थे इसमें जो सूचियाँ हैं 3 सूची है। कौन सा? पहला है संघ सूची है, ठीक है, पहला है संघ सूची, दूसरा है कौन सा? राज्य सूची, और तीसरा दोस्तों कौन सा हमारा? समवर्ती सूची, ठीक है। तो इन सूचियों के बारे में जो है आपके अनुसूची कौन बताती है? तो सातवीं अनुसूची बताती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और आठवीं अनुसूची में क्या दोस्तों? तो आपके 22 भाषाओं का इसमें चर्चा की गई है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना होता है? तो पृथ्वी जो वायुमंडल होता है दोस्तों, ये आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, सबसे अधिक दोस्तों कितना? 78% जो आपको नाइट्रोजन आपको वायुमंडल में देखने को मिलते हैं। वही ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन आपको कितने मिल जाएंगे यहाँ पे? तो लगभग में आपको 21% आपको दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? आपके वायुमंडल का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमारी देवी का विवाह किससे हुआ था? तो लिच्छवी की जो प्रमुख की बेटी थी कुमारी देवी, तो कुमारी देवी का जो विवाह हुआ था दोस्तों, ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य बोल दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम बोल दीजिए, इसी से हुआ था। किसका? कुमारी देवी का विवाह हुआ था। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपके जो मैथ से क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक सर्कस का तंबू है जो 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, ठीक है। यानी कि एक तंबू कैसे बनता है? शंकुआकार बनता है ना। तो एक जो सर्कस का तंबू है वो 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। यानी जो तंबू है ये वाला, ये पार्ट जो है इसका, ये आपका कितना मीटर का है? ये 3 मीटर का ऊंचाई तक है। कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। यानी एच की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 3 दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके ऊपर शंकुआकार है, यानी यहाँ से ऊपर जो है ना ये वाला पार्ट, ये क्या आपके शंकुआकार है। कैसा है? शंकु आकार के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि आधार की त्रिज्या 52.5 मीटर, ये जो त्रिज्या यहाँ पे है ये कितनी है? 52.5 मीटर की है त्रिज्या। यानी आर की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 52.5 दे रखी है। अब क्या है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यानी ये एल यहाँ पे दे रखी है, वो तो कितनी दे रखी है आपके पास? 52 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या क्या पता चला इस सवाल में? जो यहाँ पे बेलन है, बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद जो त्रिज्या दे रखी है शंकु की, वो कितनी है? 52.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जैसे यहाँ की जो त्रिज्या ऊंचाई है वो एल कितनी है? 52 मीटर दे रखी है। अब क्या है? कैनवास बनाने के लिए आवश्यक कुल क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी हम कैनवास बनाएंगे, यानी कैनवास मतलब क्या होता है? इसकी जो मतलब कि ढकने के लिए जो इसकी जो हम कवर बनाएंगे, कैनवास बनाएंगे, तो उसके लिए जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इसका यानी शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो यहाँ पे ये है बेलनाकार जो तंबू है इसका वक्र क्षेत्रफल, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? यदि जोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे? पूरे का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का जो सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। आपको हम कई बार बता चुके हैं। और आपको ये भी बताए हैं कि यदि आपके पास एडवांस क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे इस सवाल को। तो देखिए ये क्या है? बेलन है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। यानी कि 2 पाई आर एच प्लस क्या करेंगे हम लोग? तो ये शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई आर एल है। इसी को यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तब जाके हमारे पास क्या निकलेगा? कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं ना? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऑप्शन में सभी पाए है, तो इसका मतलब आपको पाए की वैल्यू को जो है ना मतलब कि नहीं लिखना है। पाए की जगह पर पाए ही रख देंगे तो हमारा काम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 गुना पाए हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है? देख लीजिए सवाल में 52.5 दे रखा है आर की वैल्यू, ठीक है। इंटू एच हमारे पास कितना है? तो 3 दे रखा है, ठीक है। प्लस पाए का वैल्यू पाए रहने देंगे। आर फिर कितना? 52.5 है। हम कॉमन ले सकते थे दोस्तों, लेकिन आपको हम बताने के लिए नहीं लिए हैं। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? तो 52 दे रखी है। मतलब किसी कोई चीज़ निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो आप सबको गुना कर दीजिए कर देंगे ना आपके पास। तो 3045 पाए जो है इसका क्या होगा? कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो बस आपको क्या समझना था यहाँ पे? समझना ये था कि जब भी आपको कुल निकालने के लिए बोलेगा तो कुल में क्या करेंगे? हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे। जब 2 आकृति रहेगी तो उसको हम क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि
24,500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष पर का चक्रवृद्धि ब्याज यदि क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। तो दोस्तों आपको हम कई बार बता चुके हैं, आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आप जो CI आसान इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप बना ही सकते हैं। इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं। जो प्रश्न आपको हम बता चुके हैं उसमें आपको टाइम नहीं देंगे। इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, आप सभी लोग इसे बना ही लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास ये वही पाई चार्ट है, ये भी आपको बनना ही चाहिए, कई बार आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और जो 24 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। आप सभी लोग इसे बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए आपसे बन पाता है या नहीं। यहाँ कह रहा है कि यह प्रश्न आपको हम नहीं बताएं, इसको हम बता देते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 41 है, ठीक है। प्रथम 3 संख्या का औसत दे रखा है 39.4 है और तथा अंतिम 4 संख्या का औसत जो है ना 43.5 है। चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है तथा छठी संख्या से 0.2 अधिक है। तो चौथी तथा छठी संख्याओं का औसत यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि 5वीं संख्या क्या है ना x है। यदि हम 5वीं संख्या को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 5वीं संख्या हम लोग x मान लेते हैं तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अधिक हो जाएगी। किससे? तो चौथी संख्या जो हमारे पास हो जाएगी वो 5वीं संख्या से क्या हो जाएगी? 2 अधिक हो जाएगी, यानी कि x+2 हो जाएगी। जो सवाल कह रहा है हम वैसे करते जाएंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर कह रहा है कि तथा छठी संख्या से 0.2 अधिक होगी। जो चौथी संख्या होगी वो क्या होगी? छठी संख्या से क्या होगी? 0 पॉइंट क्या होगी? 2 क्या होगी? अधिक होगी। ये मतलब जो कंडीशन सवाल में दे रहा था हमने उसको फिल कर लिया है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, यहाँ पे आपको चौथी संख्या दे रखी है x+2। यदि x+2 यहाँ पे रख देंगे चौथी संख्या की वैल्यू और यहाँ से छठी संख्या निकाल सकते हैं ना, छठी संख्या निकाल सकते हैं प्लस 0.2। तो यहाँ से छठी संख्या निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इधर। तो छठी संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? तो दोस्तों आप लोग देखेंगे तो x+1.8 जो है ना छठी संख्या की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 5वीं संख्या को x मान लिया, जो कहा कि चौथी संख्या होती है 5वीं संख्या से x+2 है, फिर चौथी संख्या क्या है? छठी संख्या से 0.2 है। तो इसके इस चौड़ाई की जगह पर हम चौड़ाई नहीं है, चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या की जगह पर हम क्या किए? इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। उसके बाद जो है छठी संख्या निकाल ली है। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 10 संख्या का औसत 41 है, तो योग कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ बता देते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 41 × 10 कुल योग हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 39.4 है ना, ऊपर देख लीजिएगा आप, है यहाँ पर आप देख लीजिए। 3 संख्या का औसत है ना कितना? 39.4 है ना, तो वही हम कर रहे हैं। फिर 4 संख्या का औसत कितना आपके पास दे रखा है, तो फिर हम प्लस करेंगे, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। 4 गुना कितना कर देंगे? तो 43.5 सवाल में दे रखा है, ठीक है। प्लस क्या कर देंगे? x+2, ठीक है, प्लस x+1.8। सभी को हम जोड़ रहे हैं क्योंकि 10 संख्या पुराना है। 1.8 क्या है? ये 24 निकालने छठी संख्या, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसी करके 6 संख्या हो चुकी हैं। तो इसी का बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी? 38 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 38 आ चुकी है तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आपके पास जो चौड़ाई थी कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 38 2 कितनी? 40 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। अब खुद सोचिए आपकी छठी संख्या कितनी हो जाएगी? जब x+2 बराबर, यहाँ छठी संख्या क्या है? x+1.8 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 38, तो 38 + 1.8 क्या होगा? 39.8 हो जाएगा ना। तो अब यही कह रहा है कि दोनों का ना आप जो है मतलब कि औसत निकालिए, यानी 40 प्लस 39.8 बटा कितना हो जाएगा? 2 संख्या है तो 2 कर देंगे, यही आपका औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 30 कितना हो? 70 79.8, तो 79.8 गुना 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? तो आपके पास जो हो दोस्तों हो जाएगा, तो ये आपके पास 39.9 हो जाएगा। कितना? 39.9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। यदि नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कम करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए हम तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, ठीक है। उनके शिक्षक की आयु उन सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी होगी? तो फिर भी आपको क्या करना है ना, बस x मान लेना किसी चीज़ को। किसको मान लेते हैं? x। हम मान लेते हैं कि तो यहाँ पे
24 छात्रों की औसत आयु कितनी है आपके पास है? 15.5 वर्ष है ना, बिल्कुल सही है। तो हम शिक्षक की आयु मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम लोग? टीचर की जो आयु है वो क्या है? टीचर की वो कितनी है? x वर्ष है। जब टीचर का x वर्ष है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या हो जाएगा, जो जो कंडीशन दे रहा है वही कर देते हैं हम। तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 15.5, कुल योग हो गया, ठीक है। अब फिर प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? 25 है ना, तो 25 और बराबर क्या हो गया? तो 28 अधिक है तो प्लस क्या कर देंगे? 28 अधिक कर देंगे, हो गया। जो इतना कहा उतना हम कर दिए। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो x वैल्यू काट पीट के निकालेंगे तो वो 44.2/3 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? 3 में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपने प्रश्न को बना लिया होगा और समझ लिया होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितने समय में 170 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी? तो दोस्तों आपको हम बताए होंगे, जब भी आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी, जितनी मीटर ट्रेन है और जितने लंबे पुल है दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल लंबाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 280 और 170 जब आप इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 2 1 3 4 यानी 450 क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मीटर जो है इस प्रश्न का मतलब क्या है? तो पूरे जो है उसकी लंबाई हो गई। और यहाँ पर समय पूछा जा रहा है तो हम समय कैसे निकाल सकते हैं? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। ये क्या आपके पास है? दूरी आ चुकी है। चाल दोस्तों आपके पास जो है ना वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सवाल का आप देखिए ये मीटर में है आपको सेकंड में, यानी कि आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो 108 गुना क्या कर देंगे? 5/18 कर देंगे, तो ये आपके क्या होंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना? 18 से 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 5 30 यानी कि 30 सेकेंड, यहाँ 30 जो मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुकी है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। तो हम चाल क्या करेंगे? नीचे में लिख देंगे और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो 15 सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। बस आपको अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है। अब कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान की बिक्री पर 16% का लाभ होता है। जिस मूल्य पर वह सामान खरीदता है उसमें 20% की कमी हो जाती है। यदि वो अपने विक्रय मूल्य में 23% की कमी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना था कि उसके पास 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, ठीक है। तो कह रहा है कि बिक्री पर 16% लाभ होती है, यानी कि 16% लाभ कब होगा? जब वो 116 रुपये में कोई चीज़ को बेचेगा तभी ना होगा। यानी कि 100 रुपये में खरीदा था तो 16% का लाभ कब होगा? जब वो किसी वस्तु को 116 में बेचेगा, यानी कि एसपी जो है पहली वाली वो 116 रुपये है इसकी एसपी, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है कि उसने खरीदता है, सामान खरीदता है, उसमें 20% कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो 100 रुपये में खरीदा था ना वो आप 20 रुपये कम हो गया, यानी कि अब जो है दूसरी सीपी वो कितनी हो गई? 80 हो चुकी है, ठीक है। पहले 100 रुपये में खरीदा था, उसको 16% लाभ पे बेचा, यानी 116 में बेचा। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो अब जो है सीपी है वो 80 रुपये में खरीद रहा है, 20% कम हो गया है, जबकि वह उसने विक्रय मूल्य पर 23% की कमी होती है। अब विक्रय मूल्य में दोस्तों क्या हुआ? 23% की कमी हुआ, किस में? 116 में 23% की कमी हुआ ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 116 गुना 77, 23 हुआ ना कमी, तो 100 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा? 77/100। तो ये हो गया। तो इतनी कमी होती है, तो ये इसकी कमी इतनी कमी होती है, ये कितना होगा? 89.32 की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हम कर सकते थे 100 में से हम 20% कम करेंगे तो 80% निकलेगा ना। तो यहाँ पर हम 100 में 100 इसलिए नहीं किए क्योंकि कट जाता है पूरे, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए किए हैं कि आपको दिखाने के लिए कि 116 में जब 23% कम करेंगे तो बचेगा कितना? 77% बचेगा, वही हम निकाल दिए। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 116 का आप पहले 23% निकाल लेते, जो होता उसमें से 116 से घटा देते तो आपका इतना ही बचता। हम डायरेक्टली उतना नहीं करके हम डायरेक्टली क्या करिए 77 को माइनस कर दिए, तो 89.32 आपके पास निकल के आ चुका है। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भी दोस्तों कितना लाभ हो रहा है? अब देखिए लाभ कैसे निकालते हैं? जितना हम क्रय मूल्य मतलब जितना क्रय मूल्य है उससे ज़्यादा जब हम विक्रय मूल्य लाते हैं तभी हमारे पास लाभ होता है। आप देख लीजिए 80 रुपये में खरीदे थे और कितना बेच रहे हैं? 89.32 में, यानी कि 9.3 रुपये ज़्यादा हम बेच रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं? तो लाभ गुना कितना होता है? 100 और बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 80 है, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। अब उसे काट पीट दीजिए, तो काटने के बाद आपके पास निकल के आएगा वो 11.65 निकल के आएगा। 11.65 जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो दोस्तों बस आपको सवाल को है ना बहुत ही आसान से धैर्यपूर्वक पढ़ना है और जो जो सवाल में कहेगा आप करते जाएंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। बस आप सवालों को देख करके मतलब डरिए मत कि बहुत बड़ा सवाल है तो कैसे बनेगा, उसको डरना नहीं है। बस आपको ईजिली तरीके से मन को शांत करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ निकालना है, ठीक है।
अब देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से एक बृहत्तम गोला निकाला गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब में गोले का आयतन दोस्तों कितना होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसका 7/2 हो जाएगी, क्योंकि हम जब घन में से किसी गोला को हम निकालते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 यहाँ पे त्रिज्या हो चुकी है। तो हम लोग क्या जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई क्यूब होता है ना गोला का आयतन। इसमें हम पुट कर देंगे, सिंपल सी बात आ जाएगी। तो 4/3, अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7 लेना है यहाँ पे, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7/2 का क्यूब कर दीजिए यहाँ पे 7/2 7/2 और 7/2। तो इनको सभी को काट दीजिए। अब काटने के बाद जो है ना काट पीट तब कर ही लेंगे, वो आपके पास 179.1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कह कि 2 बर्तन ए तथा बी में अम्ल तथा जल का विलयन है। ए तथा बी में अम्ल तथा जल का अनुपात 7:3 4:1 है। तो ए अनुपात 2 में अनुपात मिलाया गया है, तो परिणामी विलयन में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। वैसे सवाल दोस्तों ये आपको हम बता चुके हैं, फिर आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो विलयन में हम सबसे पहले हम पानी निकाल लेते हैं। तो पानी कितना आपके पास हो जाएगा, तो देखिए पानी कितना रेशियो में 3 में है ना, तो 3 कितना होगा 10 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे गुना 1 से कर देंगे नीचे वाले से, फिर ये प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर इसमें देखिए कितना है 1 है पानी, तो 1 बटा कितना हो जाएगा टोटल कितना है 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। और गुना कैसे कर देंगे यहाँ पे 2 से कर देंगे, नीचे में कितना हो जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा तो 7/30 निकल के आएगा। कितना 7/30। ये किसका हुआ, ये तो पानी का हो गया। इसमें तो क्या मिला हुआ है, तो अम्ल भी मिला हुआ है। अम्ल कैसे निकाल सकते हैं, तो बस इसमें से क्या करेंगे हम 30 में से क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे, तो 30 में 7/30 कर देंगे। तो ये कितना होगा, किसका होगा अम्ल का रेशियो होगा। कितना होगा 23/30 जो है ना, ये आपके अम्ल का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का परिणामी जो अम्ल और जल है इसका रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो 7/30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अभिष्ट अनुपात किसका पहले किसका है अम्ल का है, तो 23/30 अनुपात कितना हो जाएगा 7/30 हो जाएगा। तो 30 से अनुपात 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 23/7 बचेगा ना। तो यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 3 में दे रखा है। तो बस आपको किसी एक को निकालना है, पहले अम्ल निकाल लीजिए या जल निकाल लीजिए, उसके बाद है दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस इसको ये इसी तरह से करना है। तो ये सवाल जो आपके पास 31 नंबर का सवाल है, ये आपको हम बता चुके हैं, ये सवाल हम नहीं बताएंगे। जो आपको हम बता चुके होते हैं उसको हम फिर से नहीं बताएंगे। आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य के ऊपर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना % अंकित किया जाए ताकि एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की बट्टा यानी छूट देने के बाद भी 38% का लाभ हो जाए। तो जब 8% के बट्टा देंगे तो कितना बेचेंगे 92% पे बेचेंगे, यानी 92% बेचेंगे, क्योंकि कोई चीज़ आपको 100% होती है जिसमें 8% की छूट दे रहे हैं, तो कितना बचेगा 92% बचेगा, उसी पर हम बेचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x का 92% हो जाएगा यहाँ पे। इसी की दोस्तों वैल्यू जो है आपके पास कितनी दे रखी है 138 देखिए, क्यों, क्योंकि 38% की क्या हो रही है लाभ हो रही है। लाभ किस पे होता है 100 पे होता है, जितना 100 पे लाभ होगा उसमें उसको जोड़ देंगे तो 100 + 38 कितना होगा 138 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपके पास निकल के जो आएगा वो कितना होगा 50%, यानी कि जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे दोस्तों वो 150% निकलेगी। तो आप खुद सोचिए कि कितना, कोई चीज़ आपको हम क्या बताएं 100 होती है, तो 100 होती है ना कोई चीज़, तो 100 से जितना अधिक होगा ना वो लाभ होगा, और 100 से जितना कम होगा वो क्या होगा आपके लॉस होगा। तो यहाँ पे 150 हो गया, क्या होगा 50% का यहाँ पे क्या होगा लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये भी सवाल जो है आपके 33 का, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो नए हैं पिछले वीडियो को देखिएगा, आपको वहाँ पर समझ में आएगा, यानी कि जो प्रैक्टिस 16 है ना उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कह रहा है कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है, लेकिन यदि ए अपनी गति दुगुना कर ले तो वह बी से 3 घंटे कम समय लेता है, तो ए की गति कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप जो है ना कि ए की गति को आप x मान लीजिए और जो बी की गति है उसको आप y मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं 6 समय क्या होता है दूरी बटे चाल क्या होता है समय होता है। दूरी कितना है 60 है, किसकी दूरी 60 है एक की दूरी है, तो x हो गया माइनस 60 बटे कितना हुआ है, इसी को पास करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो 6 हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए दोस्तों कंडीशन क्या कह रहा है कि वह 20 से 3 घंटे कम समय लेता है। तो सेम वही बात, पहले लेता था 3 घंटे कम समय, तो अब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना 3 घंटे से कम समय लेगा ना, क्या 20 से 3 घंटे कम समय लगता है यदि उसकी गति दुगुना कर देंगे तब। तो गति को हम दुगुना कर देते हैं तो 2y कर देते हैं, दुगुना हो गया, पहले y था अब 2y हो गया, दुगुना हो गया। अब जो समय लगता है वो 3 घंटे कम समय लगता है, पहले 6 लेता था अब 3 घंटा कम लगता है 3 लेगा, तो कि ये 2 समीकरण 2 हो गया। आप दोनों को जोड़ दीजिए,
दोनों के आप जो समीकरण को जोड़ देंगे ना तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो 60 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा तो कितना 1/x और माइनस कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को देख लीजिए यहाँ पे 6 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना ये 6 गुना में है तो इधर कितना भागा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x जो एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 9/60 यहाँ पे हो जाएगा। तो x की वैल्यू जहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 10/3 आएगा। और इसी को आप क्या लिखते हैं 3/1/3 इसको आप लिखते हैं। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपने भी इसे बना लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। कह रहा है कि 1518 रुपये की एक राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए को बी से 20% अधिक प्राप्त होता है तथा बी को सी से 20% कम प्राप्त होता है। राशि में सी का हिस्सा क्या ज्ञात कीजिए। तो 1518 रुपये है, ठीक है, टोटल रुपये है आपके पास। तो ए बी सी का रेशियो आपको बनाना है। तो ए है, बी है और सी है, आपके पास रेशियो को बनाना है। तो कह रहा है कि ए को बी से 20% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% कम मिलता है। तो हम सी को 100 मान लेते हैं, तो बी को क्या 20% कम मिलता है 80 मिलता है। और ए को क्या मिलता है, तो 20 से 20% अधिक मिलता है। तो 80 का 120% निकाल दीजिए तो वही आपका अधिक मिलता है। तो कितना होगा 12/96, यानी कि ए को कितना मिलता है 96 मिलता है। तो इसका आप रेशियो बना लीजिए। ये तो रेशियो बन चुका है, इसको और काट लीजिए। तो काटने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो 24 ये कितना हो जाएगा 20, ये 25 का रेशियो आपके पास बन जाएगा। आपको हम क्या बताए थे, अब क्या पूछ रहा है, सी की राशि पूछ रहा है। तो जो टोटल संख्या कितनी हमारे पास है 1518 है। इसकी तुलना किससे करेंगे, इस रेशियो के टोटल से करेंगे तुलना। तो इसका जो आप जोड़ेंगे सभी को तो कितना आपके पास हो जाएगा 69 हो जाएगा। निकालना किसका है, सी का। सी कितना है 25 है, 25 से गुना कर दीजिए। आप से काट पीट लीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 550 रुपये निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 11.9% राशि का 11.9% है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के समान है। 12,600 रुपये की एक राशि पर उसी दर से इतना वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये भी सवाल आपको हम बता चुके हैं, तो इसको आप बना लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन जो है 3 यानी कि 11,176 रुपये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ए, देखिए सवाल कितना बड़ा है लेकिन आसान है, इसको आपको मतलब कि डरना नहीं है। तो एक कार्य का कितना 2/3 भाग 8 में करता है। तो कितना आपको हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में, इससे ऊपर वाला को भाग दीजिए, कितना हुआ 2 चौके 8 4 हुआ ना। इस फिर जो जितना भागफल आएगा उससे इसको गुना कर दीजिए। तो 4 से कितना हो गया 12 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए इसको आप इसे ऊपर से भागा दीजिए, कितना हो 6 मल्टीपल में कटेगा ना 6, और 6 जो बचेगा उसको नीचे से गुना कर दीजिए। 6 5 कितना हुआ 30। तो बस आपको इतना ही करना है। फिर देखिए इसको ऊपर से भगा दीजिए, ये कितना है सी है, तो 4 दूनी 8 9 दूनी 18, यहाँ पर 18, यानी कि जो ए की जो मतलब काम करता है 12 काम करता है, ठीक है, बी 30 काम करता है और सी 18 काम करता है। तो टोटल एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, यानी एलसीएम क्यों लेते हैं, टोटल काम लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हम काम निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना आपके पास काम निकल के आ जाएगा, तो 12 नंबर 108, एक सेकेंड। तो यहाँ दोस्तों आपके पास 180 निकल के आएगा एलसीएम, ठीक है। 12 नंबर 108 यहाँ पे 9 होगा, 115 होगा ना, सॉरी। तो यहाँ 9 180 है तो 15 हो जाएगा, और 30 छः का कितना होगा 180, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 10 6 और 10 यहाँ पे आपके पास जो है निकल के आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब ए 15 दिन काम करता है और 6 काम करते हैं, 15 6 21 जो काम है दोस्तों ये 5 दिन में करता है। 21 में कितना होता है 105 काम हुआ, यानी कि 105 आपके पास काम हो चुका है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 5 यहाँ बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यानी 75 काम आपके पास बचा हुआ करने के लिए। अब कह रहा है कि बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सी अकेले कितना समय लेगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है 75 है, इसको सी कितना समय लेगा। समय क्या करते हैं, जब टोटल काम में से हम उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या निकल के आता है आपके पास, तो आपके पास टोटल काम निकल के आता है। ये कितना हो जाएगा, तो 7/1/2 निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। कितना समय लगेगा दिन में, तो 7/1/2 दिन यहाँ पे ले लेगा।
एक निश्चित कार्य को करने में ए तथा बी की दक्षता 5.8 है। वे साथ मिलकर के कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। आप देखिए आपके पास एफिशिएंसी दे ही रखी है, तो 8 5 कितना होगा 13। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी गुना जो समय दे रखा है उससे क्या होगा, आपके पास टोटल काम निकल जाएगा कितना, 226 काम आपके पास हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक अकेले कार्य का 25% काम करता है, तो टोटल काम आपके पास कितना है 260 है। तो 260 का 25% आप निकाल दीजिए, कितना आपके पास हो जाता है, तो 200 कितना हो जाएगा, ये 25 चौके 100 यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 पंचे 20, 65 काम बचेगा। 4 छक्के 24 2, हाँ तो 65 काम को कौन करेगा दोस्तों, तो ए करेगा कितना दिन में, तो एक एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दिन में हो जाएगा। तो 13 दिन क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 85 के बजाय 93 रुपये में बेचने पर 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो आप मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है x है, ठीक है, तो 85 के बजाय कितना बेच रहे हैं 93 रुपये में बेच रहे हैं, तो 20% का अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए x का कितना हो जाएगा, 20% कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 85 में से 93 घटाएंगे, मतलब 93 से 85 घटाएंगे कितना का लाभ होगा, तो आपके पास 8 का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आपके पास 40 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से बनाएंगे, इसको हम क्या ही बनाएंगे आपके लिए बताइए, तो ये तो आप बना ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 8.3/40% का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हिंदी को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य यहाँ पे है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसका संयुक्त वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन 2, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, संयुक्त वाक्य है। औरत किस शब्द का भाषा है, तो औरत जो है ना फीमेल, वो जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक अरबी भाषा है। कौन सी अरबी भाषा है। अपनी डफली अपना राग, कथन का सटीक अर्थ क्या होता है, तो अपनी डफली अपनी राग जो है, इस कथन का सही अर्थ होता है किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को कहते हैं हम लोग विस्मयादि बौद्धिक चिन्ह कहते हैं। इस टाइप के चिन्ह को क्या कहते हैं, विस्मयादि बौद्धिक चिन्ह कहते हैं। वर्तनी दृष्टि से सही शब्द कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अस्पृश्यता है, और अस्पृश्यता का अंश है आर्टिकल नंबर 17 में है, आप लोग संविधान में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वर्तनी दृष्टिकोण से सही शब्द कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो सही शब्द हो जाएगा वो अस्पृश्यता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। सुस्पृति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सुस्पृति शब्द है, इसका विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, जागृति, यानी सुसुप्त अवस्था में कोई आता है ना, मतलब जिसे क्या बोलते हैं लेजीपना, तो उसी का उल्टा क्या होता है, जागृति, यानी कि जो एक्टिव रहता है उसे बोलते हैं जागृत रहना, यानी कि फुर्तीला रहना, तेज तराक रहना। तो आपको भी फुर्तीला रहना है, तेज तराक रहना है, ऐसे मरे हुए अवस्था में नहीं रहना, मतलब इन द सेंस कि मतलब सुस्त अवस्था में नहीं रहना है, मतलब ऐसे समझिए। सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सारंग जो है ना इसका पर्यायवाची शब्द होता है आपके पास, तो मृग होता है, क्या होता है, मृग होता है। आपके पास ये गद्यांश है, आप धीरे से इसको पढ़ लेंगे और इसका आंसर आप निकालेंगे 48 का, तो आपके पास निकल के आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। 49 का जो पूरे भारत की ताकत क्या बनाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी यानी भाषाई एकता बनाते हैं। भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है, तो आप याद रखेंगे जलवायु में स्थान भेद के कारण जो है यहाँ पे एकता की यहाँ पे कमी देखने को हमें मिल जाती है। और कह रहा है कि प्रारंभिक रीजनिंग का सवाल है, प्रारंभिक अंतिम है, तो शोक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक का उल्टा क्या होता है, अंतिम, तो शोक का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो हर्षोल्लास हो जाएगा, मतलब कि याद हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या होगा, 0 8 24 48 में अगला जो हो जाएगा दोस्तों आपके पास निकाल लेंगे, बहुत आसान है सभी। तो एक सेकेंड, 51 का कौन सा होगा, सॉरी यहाँ याद कहाँ से होगा, आनंद होगा ना, हर्षोल्लास, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा। 0 8 24 48 है, तो अगला संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी, तो 80 आ जाएगी, कितनी 80 हो जाएगी। अगला कहेंगे 12 180 है, 14 में क्या आ गई संख्या, तो 53 का ऑप्शन नंबर 4 238 यहाँ पे हो जाएगी। जो भी सवाल आपको नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए इसलिए हम इस पर इतना समय नहीं देते हैं कि वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, तो हमको उतना जो है फालतू का मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग को सीखना ही नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे यहाँ पे। इसलिए थोड़ा जो बात सच्चाई हो दोस्तों हम खुल के बोलते हैं, हमको उस सबसे कभी डर नहीं होता है कि मेरा वीडियो को देखेगा नहीं देखेगा, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है वो कड़वा होगी, हम बोलेंगे, आपको सुनना हो तो सुनिएगा, नहीं सुनने मत सुनिएगा, लेकिन सच्चाई पर हम आगे चलेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो हमको मंजूर है, लेकिन बेईमानी करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सच्चाई से हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, हम 5 साल में बढ़ेंगे आगे, तो 5 साल हमको मंजूर है, लेकिन हम बुराई का साथ नहीं देंगे, ठीक है। जो सच्चाई है वही हम बोलेंगे। यहाँ पे 54 का दोस्तों आपके पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण करते हैं। 55 का दोस्तों आपके पास जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आप लोग बना लेंगे।
56 का दोस्तों यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 57 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन यहाँ पर अलग हो जाएगा। 58 का यहाँ पर 4 QSC हो जाएगा। 59 का दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए पहले, देखिए उसके बाद आंसर ठीक कीजिएगा सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सब आपको बता चुके हैं, इसलिए हम इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं। यदि आप लोग को सीखना है ना तो वीडियो को पहले जो वीडियो था मेरा फर्स्ट वाला, उसको आप चेक कीजिए, फर्स्ट सेकेंड, उसमें आप खूब बताए हैं। तो एक ही चीज़ को हम कितना बताएंगे बार बार, बताइए तो आप ही लोग। जो चीज़ नया होता है आपको हम बताते ही हैं ना। यहाँ आप देखिए 63 का आपके पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। 64 में दोस्तों आप यहाँ पे जानवर है, स्तनधारी और हिरन है, इसका जो बनेगा डायग्राम वो ऑप्शन नंबर 4 में बनेगा। 65 में दोस्तों यहाँ पे पास जो 161 यहाँ पर आंसर होगा। 66 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 में आपके पास जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे गुना करना है, जब गुना पे वहाँ पर प्लस करना है। 68 में आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 69 की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कौन सी पारदर्शी यहाँ पे हो जाएगी 69 में, तो 69 में आपके पास जो है ना वो जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी। ठीक है, और 70 में है मिश्रण मिलावट निवेदन का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी अनुरोध हो जाएगा। आपके पास इंग्लिश का सवाल है, कह रहे आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। ये कौन से सेंटेंस जो है किस टेंस में दे रखे हैं, आपको ये चूज करना है। तो आप लोग याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड और V3 लगा हुआ तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पिक द चूज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन कैपिटल, यानी कि आपके पास कैपिटल का एंड ये सिनोनिम से बताना है, आपको समानार्थी से बताना है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी साइनिंग हो जाएगा। 73 का हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन 2 ट्रूथ हो जाएगा। और 74 की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे 3 यानी कि दीज ग्राफ्स आर टेस्टिंग श्योर यहाँ पे हो जाएगा। और 76 की अगर हम बात कर लें यहाँ पे फटाफट से तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए 75 का हो जाएगा। सी सिंग्स डिलाइटफुल, डू नॉट लॉइटर डैश द स्ट्रीट, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि डू नॉट लॉइटर इन द स्ट्रीट यहाँ पे सही हो जाएगा। द बुक लाइज डैश द टेबल, द बुक लाइज ऑन द टेबल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन बोरो द बुक डैश यू रिटर्न इट सून, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, लाइव्स का आपको सिंगुलर बताना है, जो LIVES है ना इसका सिंगुलर आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों लाइफ है इसका सिंगुलर होगा, ये जो प्लुरल दे रखा है इसका सिंगुलर क्या होगा, लाइफ हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप क्या जानते हैं जब भी एफ है या एफ ही रहेगा तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं VES में इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, LI को एफ ही यहाँ पर लगा हुआ है तो एफ ही को क्या कर दिए चेंज VES में यहाँ पे चेंज हम लोग कर दिए हैं। आपने इसे पढ़ाई होगा छोटे क्लास में। राम सेड दैट हॉर्स डाइड इन द नाइट। ठीक है, तो राम जो है ना मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है तो डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो राम सेड दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट, इसको आपको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, यानी कि नरेशन का सवाल है आपके पास। तो राम सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द क्या होगा नाइट, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 81 का सवाल कहाँ गया भाइयों। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का सवाल है, कह रहे हैं कि MS एक्सेल 2010 में पंक्ति की पहचान इनमें से किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो पंक्ति की पहचान होती है वो 1, 2, 3 के रूप में की जाती है। वेब ब्राउज़र में डैश कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज में जाने में सहायता करती है। तो कौन सा ऐसा कमांड होता है जो वर्तमान पेज से अगले पेज में जाने के लिए हमें क्या करती है, मतलब मदद करती है दोस्तों। तो वो होती कौन सी, तो वो फॉरवर्ड होती है। ईमेल एप्लीकेशन में डैश एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेशों को स्वीकार करता है। तो दोस्तों वो कौन सा होता है, इनबॉक्स होता है। आप तो जानते ही होंगे इनबॉक्स के बारे में, आप सभी ने जीमेल यूज किया होगा, ईमेल यूज किया होगा। आपके इनबॉक्स होते हैं, सेंड होते हैं, BCC होते हैं, CC होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग डेटा को बार और लाइन के रूप में दर्शाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इसका हम लोग करते हैं किसमें, चार्ट के रूप में करते हैं। एक डैश एक प्रकार की द्वेषी सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलाता है और डेटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायरस कहते हैं। MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में कितनी वैल्यू है, तो इसे काउंटा कहते हैं। ठीक है, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट की ओर अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे
तो 88 का जो आपके पास ऑप्शन 4 होगा, Ctrl+M फॉर Ctrl+L लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड था 10 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क यहाँ पे होगा। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो रो और जो कॉलम होती है दोस्तों, इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए यहाँ पे 16,384 क्या होगी? कॉलम होगी, और रो कितनी होगी? 10, 48, 576 क्या होगी? रो होगी। तो आपको इसको रट लेना है। रो पूछेगा ना 10, 48, 576, और कॉलम पूछेगा तो 16,384। एक डैश एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन है, तो आप ध्यान रखेंगे सेल में। आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन बी इनबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या एक और अधिकतम एक स्तंभ हो सकते हैं। MS वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब को दबाते हैं तो कर्सर आपको कहाँ पर ले जाता है? तो कर्सर आपको अगला कॉलम में पुश कर देता है। ठीक है। MS वर्ड 2016 में डैश मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है, तो ये आपके रेफरेंस में दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम लोग TCP ICP का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल पते का आकार क्या है? तो ये कितना होता है? 128 बिट्स होती है। MS एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फॉन्ट में होते हैं। ठीक है। 99 के बाद के दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है किस प्रकार के परिणाम होंगे? तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे परिणाम निकल के आ जाएंगे। MS वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? Shift+Int का इस्तेमाल करते हैं। किसका? Shift+Int का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को हमने अभी यहीं तक कवर कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।